हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, वो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जब से कोविड आया है, वो 1 बार कंडक्ट हो रहा है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें सीटीपी भी सिलेबस में आता है। तो सीटीपी जो होता है आपका पूरे 30 नंबर का होता है। तो एक-एक नंबर आपको क्वालिफ़ाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन कैसा आता है, सिलेबस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपका 2011 से 22 तक जितना भी सीटीपी का क्वेश्चन पूछा गया, मैं सब कवर कराने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं देखना तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बालक विकास की प्रक्रिया है। जो समकालीन विचारधारा के लोग थे, उनके अनुसार बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की है? क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला दिया हुआ, बच्चे के लिए एक समान है और सभी बच्चे के लिए निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण बच्चे अवश्य प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, बहुयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। तीसरा है, पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होती है। चौथा है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुण के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ये जो समकालीन विचारधारा के लोग थे, इनके अनुसार जो बच्चे का विकास होता है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक चारों तरफ से होता है, ना कि एक साइड से होता है। इमोशनली बच्चे का विकास होता है, सोशल बच्चे का विकास होता है, ये सब बच्चे का विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुयामी है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन 1 है घुमावदार, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है अधोगामी, चौथा शीर्षागामी। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है? तो बच्चे का जो विकास कभी भी होता है तो वो पहले पहले उसका मिडिल पार्ट से वो बढ़ना शुरू होता है। पहले केंद्र में स्थित अंग की रचना का नियंत्रण होता है, फिर वो दूसरे अंग की रचना एवं नियंत्रण होता है। तो यही कारण है कि बालक पहले हाथ एवं पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चा जो है अपने आप को क्या करता है, अपने आप को पहले उसका जो होता है मिडिल पार्ट पे नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने अंगुलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 अधोगामी होता है। ऑप्शन 3 अधोगामी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन 2 है प्रारंभिक बालावस्था, ऑप्शन 3 है मध्य बालावस्था, ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चा जो कल्पना करता है कि जैसे कि मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं कौन-कौन सा ड्रेस लेकर जाऊँगा, मुझे वहाँ क्या-क्या खरीदना है, वहाँ मैं कौन-कौन सी जगह को घूमने जाऊँगा, जाने से पहले वो इतना सब कुछ सोच लेता है, वो कल्पना कर लेता है। तो ऐसा किस किस स्टेज में होता है? तो ये जो होता है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है आपका, उसमें बच्चा जो होता है वो कल्पना कल्पना करना सीख जाता है। कल्पना के द्वारा वो अपने 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 कल्पना करता है और सोचता है कि वो कैसे होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक बाल अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था का एज कितना होता है? प्रारंभिक बाल अवस्था का जो एज होता है आपका 2 से 6, 2 से 6 होता है जो आपका प्रारंभिक बाल अवस्था होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चा जो होता है कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के समाजीकरण के द्वितीय सिद्धांत है? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्था, विद्यालय। तो परिवार जो होता है उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है, वहाँ वो बोलना सीखता है, रहना सीखता है, तो अपने घर का कल्चर सीखता है, तो वो उसका पहला स्टेज हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो हमारा होता है, दूसरा स्टेज जो हमारा होता है वो होता है, दूसरा स्टेज क्या हो जाता है हमारा,
विद्यालय होता है, विद्यालय में बच्चा क्या करता है, वहाँ सीखता है कैसे क्या करना है हमको। तो इसमें दिया हुआ है परिवार, परिवार सब में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 सब में। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो अगर आपका एग्जाम में ये पूछा है तो 1 नंबर आपको सही बनाएगी, या गलत आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है पेंसिल ख से भरी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से भरी है। जब रुचि या निष्कर्ष निकालती है कि क ग से भरा है तो वह जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ऑप्शन 1 है क्रमबद्धता, 2 है संरक्षण, 3 है सकर्मक अनुमान, 4 है परिकल्पना आधारित निर्गामात्मक तर्क। तो इस जो स्टेज होता है मुक्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है जीन पियाजे के अनुसार वो होता है आपका 7 से 12। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो तर्क करना सीख जाता है, क्या सही है क्या गलत है, वो उसका अनुमान लगाना शुरू कर देता है। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक अनुमान, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मुक्त संख्यात्मक चरण में बालक निम्न में क्या कर पाने योग्य होता है। पहला है परिवर्तन, दूसरा है परिकल्पना आधारित निगात्मक तार्किक चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन, चौथा प्रतिज्ञानात्मक चिंतन। ये जो होता है आपका प्रतिज्ञानात्मक चिंतन, तो ये जो होता है मुक्त संज्ञानात्मक अवस्था होता है। ये जो मुक्त संज्ञानात्मक अवस्था होता है आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो होता है आपका वो 7 से 12 होता है। 7 से 12 आपको मुक्त संख्यात्मक अवस्था होता है। इसमें बच्चे कुछ भी करने के लिए सीख जाते हैं। तो इसमें बच्चे कुछ भी करने के लिए सीख जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा जो है तर्क करने लगता है, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसे होगा तो क्यों नहीं होगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्रतिवर्तन, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पहला पारंपरिक चरण, दूसरा है अपारंपरिक चरण, तीसरा उत्तर पारंपरिक चरण, चौथा पूर्व पारंपरिक चरण। तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें पारंपरिक चरण है शामिल है, उत्तर पारंपरिक चरण शामिल है, चौथा पूर्व पारंपरिक चरण भी शामिल है। तो जो नहीं शामिल वो क्या है अपारंपरिक चरण जो है नहीं शामिल, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेब वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में किससे बचना चाहिए। वो जो है संरचनात्मक तैयार करना चाहती है और लेब वाइगोत्स्की के अनुसार, तो उसको किस चीज़ से बचना चाहिए। तो उसको जो है उसको क्या करना चाहिए, ऑप्शन दिया सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षा अधिगम की कल्पना करना चाहिए। जो सामाजिक संदर्भ पर आधारित है उसको तो उसको करवाना ही चाहिए, ऑप्शन ये तो हो ही जाएगा। और विद्यार्थी के अधिगम प्रयास का गहन अवलोकन करना चाहिए। हाँ, बच्चे को कितना आता है, सही है या नहीं आता है, कौन कितना समझता है, कैसे बताने समझता है, ये भी करना चाहिए। उसके बाद है कि आवश्यकता के अनुसार पार के अनुसार का प्रयोग, आवश्यकता के अनुसार जो जरूरत पड़े उसका प्रयोग ये भी कर सकते हैं। अधिगम के आकलन के मानवकृत परीक्षणों का इस्तेमाल, इसको करने से बचना चाहिए। बच्चे को जितना भी हो सके डिस्कशन के द्वारा सिखाना चाहिए। अगर उसका एग्ज़ाम लेकर उसको कुछ प्राइज़ देकर किया जाता है तो उससे बच्चे का जो होता है डेवलपमेंट कम होता है। तो वो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार। अब देखिए आगे देखते हैं। लेब वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में
निम्न में किस विद्यार्थी ने अधिगम को सुशांत करने हेतु उपयुक्त बताया है? पहला सहकर्मी सहयोगिता, दूसरा संस्कृति उपकरण का हस्तक्षेप, तीसरा रटकर याद करने पर बल, चौथा गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो लेबायोस्की ने सामाजिक संरचना सिद्धांत में किसको सबसे सुसाद यानी कि आसान बनाया है? तो सहकर्मी सहयोगिता। तो जो पीयर ग्रुप का जो होता है डिस्कशन द्वारा जो बच्चे सीखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और सही से समझ भी पाते हैं। तो सबसे सही किसे बताया है? पीयर ग्रुप का जो डिस्कशन होता है सहकर्मी सहयोगिता, इसको उन्होंने सबसे अच्छा बताया है, सुसाध्य बताया। ऑप्शन 1 करेक्ट है। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन 1 हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। दूसरा अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। तीसरा है कक्षा में विद्यार्थी के साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। चौथा विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही अधिक सफलता से सीख पाते हैं। तो ये कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे कुछ पूछ ना पाएंगे और नहीं उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है अधिगम केवल कक्षा में होता है, नहीं कक्षा के बाहर भी अधिगम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। हाँ, बच्चा जो है अपने साथ ढेर सारा अनुभव लाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? जिन प्याजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव-वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। किस विचारधारक ने नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और पृथक स्वतंत्र बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये जो किसने किया है? ये हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने इस बात को कहा है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। आइए अगला देखते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो जैसा कि आप और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ से पहले ही कुछ रूल और रेगुलेशन लड़के और लड़कियों के लिए लागू कर दिया जाता है। जैसे कि लड़का रो नहीं सकता है, लड़का जो है बाहर का काम करेगी, लड़कियाँ गुड़िया से खेलेगी, लड़का बंदूक से खेलेगा। ये क्या जेंडर स्टीरियोटाइप है? ये जनरल 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 रूढ़िवादिता है, जिसमें बच्चों को पहले ही सोसाइटी डिसाइड कर देती है कि तुमको क्या पसंद होना चाहिए, इसे तुम लड़का कहलाओगे। जैसे लड़का रो नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं रो सकता है? तो ये जो हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल रूढ़िवादिता आ जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी में सही ड्राफ्ट को ध्यान से रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? ये जो है आपका, ये मंथली आपका टेस्ट कर रहा है, पूरा बताया कि कैसे होता है, उसके बाद उसका यूज करके उसको देखता है कि वो कैसे किया। तो ये जो मूल्यांकन हो रहा है, चल रहा है, उसका लगातार चल रहा है, तो उसका जो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 रचनात्मक मूल्यांकन है। ये ऑप्शन 3। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को ऑप्शन में वार्तालाप के लिए मातृभाषा प्रयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात। जो मातृभाषा उसको कभी भी निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। जो जैसे बोलता है उसको उसकी भाषा के अनुसार समझ के उसको समझाना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकारा जाना चाहिए। ऑप्शन 3 जो आता है, भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। तथा एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी छोड़कर अन्य भाषा को उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 देखते हैं, भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लाना चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी क्लास में अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं,
तो उसकी बात को मान्यता देनी चाहिए कि तुम अपना भाषा को आराम से प्रयोग कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे बोलता है उसको बोलने देना चाहिए, इससे उसका डेवलपमेंट होता है, रोकना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है समस्या समाधान पर केंद्रित करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ये देखिए पहला पहला सब में दिया हुआ है, लेकिन पहला तो होगा नहीं, तो ये जो है आपका ऑप्शन ही गलत है। इसमें आपको 1 नंबर आप बनाइए तो आपको मिल जाएगा अलग से। ये क्वेश्चन ही गलत था। ऑप्शन ही गलत था, क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत था। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के कुछ बच्चे से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य, ये तो गलत बात है। आपको आप अपने पसंद के बच्चे से पूछ लीजिएगा, जल्दी पूछ लीजिएगा तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने कितना समझा, किस टाइप का बच्चा है, उसको समझने में कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ये नहीं हो पाता है। तो ये जो है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, नहीं, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ऐसे पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करना चाहिए। दर्शाता है शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल, बिल्कुल नहीं। वो कुछ बच्चे को चुन लेती हैं, तो ये उनका गलत कौशल है। विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, जी हाँ, ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान अवसर सबको नहीं मिलता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये गलत तरीका है। गुणवेज वैकल्प से जूझते छात्र समावेशन हेतु निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है। ये जो होता है बच्चे को गुणवेज्य, इसमें जो होता है बच्चे को, देखिए इसका इंग्लिश आपको बताते हैं। गुणवेज्य आपको दिक्कत हो रहा होगा कि होता क्या है गुणवेज्य। डिस्कैल्कुलिया जो होता है आपका गुण वैकल्प, उसमें जोड़ने घटाने में बच्चे को दिक्कत होता है, जैसे कि 5 + 4, 5 + 4 कितना हुआ, तो बच्चा ये भी नहीं कर पाता, डिस्कैल्कुलिया हो जाता है, उसको गुणज वैकल्प हो जाता है। इससे पीड़ित बच्चा जोड़ घटा करने में असक्षम होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, नहीं। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर और गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करना है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के निम्नलिखित में कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, तो स्पर्शिक ग्लोब, ये लाभकारी होगा। दूसरा श्यामपट्ट पठन सॉफ्टवेयर, ये भी लाभकारी होगा। उसके बाद है बेल लिपि वाली पुस्तक, ये भी लाभकारी होगा। छोटी अक्षर वाली जो पुस्तक है वो उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। ऑप्शन 2 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करानी चाहिए। हाँ, वो लिखित के साथ TLM का भी यूज करना चाहिए, जिससे कक्षा हमारे जो क्लास में होते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उसको समझने में आसानी होगी। प्रस्तुतिकरण के विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ता की जरूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकास से जूझते विद्यार्थी। तो इस टाइप की जो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो प्रस्तुतिकरण के विभिन्न विकल्प हैं। हाँ, हम अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में कौन से गुण मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक चिंतन, अंसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता। तो ये जो होता है बालक, उसमें किस प्रकार का चिंतन होता है, तो उसमें जो होता है अपसारी चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है,
और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता आता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सृजनात्मक बालक जो अलग अलग तरफ से सब साइड से सोचता है, एक ही बात को नहीं सोचता, वो उसके दिमाग में अलग अलग थिंकिंग आती रहता है, वो सृजनात्मक बालक कहलाता है। आगे देखिए, कक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो बोला कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को, हाँ, जो उसका असेसमेंट होता है उसके लिए मूल्यांकन जो होता है बच्चे का, उसके लिए अलग अलग तरीके से शिक्षक को प्रयोग करके बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने जो बताया वो समझा कि नहीं, सिर्फ पेपर पेंसिल के द्वारा वो असेसमेंट नहीं करना चाहिए, मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये जो हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापकों को किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, इस जो है वो किस अधिगम का जो है एक जो टॉपिक है उसको अलग अलग तरीके से बताती है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर, और इन उदाहरण द्वारा एक जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करती है और जो उदाहरण है उसके द्वारा नियम बनाकर बताती है। तो ये किस तरह का किस तरह का जो है अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, तो ये आगात्मक इंट्रोडक्टिव मेथड का यूज कर रही है। आगात्मक विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष एवं घटना के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा समान नियमन सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगात्मक। इसके द्वारा वो बच्चे का डेवलपमेंट कर रही हैं, अधिगम करा रही हैं। अब देखते हैं कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर अटल नियम का निर्धारण नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद ही कठोर नियम बना देगा तो बच्चे का विकास कैसे होगा? डर से तो कुछ पूछेगा ही नहीं। विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना, जी नहीं, आप बच्चे से कंप्लेन करते रहिएगा, उसके माता पिता उसको पनिश करेंगे और इससे आपका और आपके स्टूडेंट का रिलेशन खराब होगा। मापदंड का पालन न करने वाले विद्यार्थियों का वर्षना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मापदंड और नियम को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, जी हाँ, आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को भी भाग लेने के लिए रहना चाहिए। उसके अनुसार आज का जो शिक्षा हमारा क्या है, बाल केंद्रित है, उसके अनुसार बच्चे के अनुसार सोच के हम जो भी रूल और रेगुलेशन बनाएंगे वो बच्चे के हित में बनाएंगे, वो उसको पूरा कर सके ऐसा बनाएंगे। आइए अगला देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो संदर्भ का सही चुनाव करते हैं जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। पहला, खेत कूद घर कच्छ। तो ये जो है हमारा खेल कूद में भी अधिगम होता है, खेल के द्वारा बच्चे को भी सिखाया जाता है, घर में भी सिखाया जाता है और जो क्लास होता है इसमें भी सिखाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तीनों में बच्चे को अधिगम कराया जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तकनीक छात्र में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? पहला, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्र को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो है बच्चे को प्रोत्साहित करना मुद्दों पे, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रभावशाली नहीं है। हाँ, ये प्रभावशाली है, मुद्दों पर चर्चा करना ये प्रभावशाली है। दूसरा देखिए, समस्या को हल करने के लिए छात्र को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, इसके द्वारा भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्र को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी एक सही तरीका है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल कर देना, जी नहीं, हर समस्या का अलग अलग समाधान होता है, एक ही पर कैसे आप फोकस करेंगे, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? तो कौन सा
संरचनात्मक कक्षा का अभिलक्षण है। तो इसमें जो हो जाता है अधिगम प्रक्रिया में अधिगम कर्ता निष्क्रिय होता है, जी नहीं, निष्क्रिय तो नहीं होता है, ये गलत है। पाठ पुस्तक को यथावत याद करने पर अधिक बल देना चाहिए, जी नहीं, रट्टाफिकेशन को आप कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत तरीका है। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग करने ज्ञान की रचना करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि बच्चा पहले देखा कि कैट को देखा कि उसका 4 पैर होता है, तो वो फिर डॉगी को देखा, उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम का अवरोधक है? ऑप्शन 1, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सही है। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है, गलत, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवरोधक है, ये अवरोधक है, लज्जाजनक कार्य, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोत की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो ये जो हो जाएगा इसमें 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव से विद्यार्थी प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, या किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ये किस प्रकार के संबंध? तो ये संज्ञान और संवेग, संज्ञान एवं संवेग को प्रभावित करता है। अगला है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। पहला शिक्षक निर्देशित, दूसरा सहपाठी द्वारा निर्देशित, तीसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित और चौथा है स्व निर्देशित। तो इसका जो होता है अधिगम का प्रभावशाली होता है जब बच्चा खुद से करना चाहता है किसी चीज़ को, जब खुद से करना चाहता है तो वो अधिक प्रभावशाली होता है। ओके, आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।